बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़याज़ अहमद है। आज आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और घुटने की कंडीशन लेके, एक और घुटने का प्रॉब्लम लेके, जिसको ऑस्कुट स्क्लेटर डिज़ीज़ बोलते हैं। ऑस्कुट स्क्लेटर डिज़ीज़ बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू बड़ों में। बड़ों में बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि घुटने में कौन सा स्ट्रक्चर की ख़राबी की वजह से, कौन से स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम की वजह से ये कंडीशन आती है, और उसकी वजूहात क्या हैं, उसके अलामात क्या हैं, और उसके लिए मुमकिन तरीक़े इलाज क्या है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि ऑस्कुट स्क्लेटर डिज़ीज़ है क्या। ऑस्कुट स्क्लेटर डिज़ीज़ घुटने के इंटीरियर साइड पे जॉइंट से थोड़ा सा नीचे पेन को बोलते हैं। हम इस मॉडल पे समझते हैं कि व्हाट इज़ ऑस्कुट स्क्लेटर डिजीज़। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में घुटने के जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, कौन कौन सी चीज़ें घुटने में पाई जाती हैं, ये सारी मैं बता चुका हूँ। आज थोड़ा सा स्पेसिफिक रहूँगा ताकि इसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आपको बता सकूँ। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर इसको यहाँ तक क्वाड्रिसेप्स टेंडन कहते हैं, और यहाँ से नीचे इसको पेटेलर टेंडन कहते हैं। क्वाड्रिसेप्स टेंडन इसको क्यों बोलते हैं? जो थाई के इंटीरियर साइड पे जो पट्टे होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उसके आगे मसल्स कंबाइन होके एक टेंडन बनाता है, और टेंडन वो स्ट्रक्चर है जो मसल को बोन के साथ मिलाता है। मसल को, पट्टों को बोन के साथ अटैच रखता है, ये टेंडन का काम है। अब इसी टेंडन के अंदर ये एक हड्डी होती है जिसको पेटेला कहते हैं। इसी टेंडन के अंदर इस हड्डी से नीचे वाले पोर्शन को पेटेलर टेंडन बोलते हैं, और इससे ऊपर वाले पोर्शन को क्वाड्रिसेप्स टेंडन बोलते हैं। तो ये एंटायरली क्वाड्रिसेप्स मसल का एक पार्ट है। ये जहाँ पर अटैच्ड है, ये नीचे जो बोन है टिबिया, इसको शिन बोन भी बोलते हैं, और इसके बिल्कुल इंटीरियर साइड पे ये एक ट्यूबरकल आपको नज़र आ रहा होगा, जिसको टिबियल ट्यूबरकल बोलते हैं। अब ये टिबियल ट्यूबरकल के ऊपर ये वाला पट्टा आके अटैच्ड है। यहाँ पे इस वाले पट्टे के साथ क्वाड्रिसेप्स जो है वो इस टेंडन के थ्रू आके अटैच्ड है। तो क्वाड्रिसेप्स मसल में जो इंटीरियर थाई मसल है, उस पर जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी कंट्रैक्शन होगा, जो भी पुलिंग होगी, वो उसका पूरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा। कोई भी बंदा काम करता है, जिस तरह घुटने को मैं बेंड करता हूँ तो इस पे खिंचाव आता है, पूरा प्रेशर यहाँ पे पड़ता है। बच्चा जंप करता है तो जंप करने में इस पट्टे की मुकम्मल कंट्रैक्शन होती है, ये पट्टा एक्टिव होता है, तो पूरा प्रेशर यहाँ पे आता है। बच्चा दौड़ता है तो ज़्यादातर प्रेशर यहाँ पे आता है, और प्रेशर यहाँ पे आने से इस एरिया की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दूसरा, इस पुलिंग इफेक्ट की वजह से ये टिबियल ट्यूबरकल जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। अब मेरे राइट साइड पे जो इमेज देख रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ये कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किस वजह से होता है? जब क्वाड्रिसेप्स मसल्स बहुत ज़्यादा पुलिंग इफेक्ट डालता है इस पोर्शन के ऊपर। तो इस पुलिंग इफेक्ट की वजह से टेंडन इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इस बोन का थोड़ा सा हिस्सा प्रोमिनेंट हो जाता है पुल की वजह से। अब ये क्यों प्रोमिनेंट होता है? बड़ों में नहीं होता, बच्चों में क्यों प्रोमिनेंट होता है? बच्चों में इस वजह से प्रोमिनेंट होता है क्योंकि बच्चों में एज़ कम्पेयर टू बड़ों के बोन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ग्रोविंग बोन होता है। ग्रोविंग बोन में इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती। अब ये वाला पोर्शन बच्चों में, यहाँ पर एक प्लेट होती है जिसको ग्रोथ प्लेट बोलते हैं। एक सॉफ्ट हड्डी होती है, उसके ऊपर उसका काम क्या है कि उसके ऊपर जब भी प्रेशर पड़ता है तो बोन ग्रो करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज के अकॉर्डिंगली बोन जो है वो ग्रोथ करता रहता है बच्चों में। इसलिए बच्चे जब बड़े होते हैं तो बोन जो है वो इलोंगेट होता है। किसी सर्टन एज के बाद ये इलोंगेशन जो है ये स्टॉप हो जाती है। स्टॉप क्यों होती है? क्योंकि ये जो ग्रोथ प्लेट है ये ख़त्म होकर फ्यूज़ हो जाती है बोन के साथ। तो बड़ों में ये एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू बच्चों में यहाँ पर सॉफ्ट हड्डी होती है, जिस पर पुलिंग इफेक्ट आएगा तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बाहर होगा। तो जब भी आप इस तरह के पेशेंट में देखेंगे तो यहाँ पर
प्रोमिनेंसी, ये जगह प्रोमिनेंट होगा और पेशेंट को यहाँ पर पेन होगा, तो इस कंडीशन को कहते हैं ऑस्गुट स्केलेटल डिजीज़। अब इसकी काजेज़, इसकी वजह क्या है, क्यों होता है? वजह तो मैं आपको मोस्ट कॉमनली बता चुका हूँ, लेकिन जब भी बच्चा फास्ट रनिंग करता है, ज़्यादातर सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता है, जंपिंग एक्टिविटी करता है, तो उस पे पुलिंग इफ़ेक्ट पड़ने की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। अब हम जाते हैं अलामात की तरफ। इसके अलामात क्या हो सकते हैं? इसके अलामात में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो पेन है। पेन इसी एरिया में होगा, इस एरिया में जॉइंट से थोड़ा सा नीचे इंटीरियर साइड पे, आगे वाली साइड पे पेन होगा बच्चे को। बच्चा जब चलेगा, उठेगा, बैठेगा या रनिंग करेगा या जंप करेगा, उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा यहाँ पे। तो ये एक अलामत है इसकी। और दूसरा, पेन की वजह से नी की रेंजेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। और तीसरा, इसी पेन की वजह से जो इंटीरियर साइड के पट्टे हैं, मसल्स हैं, और पोस्टीरियर साइड के जो मसल्स हैं, आगे और पीछे के जो पट्टे हैं, उनमें सख्ती आ जाएगी, स्पाज़म आ जाएगा। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं। अब एक और सिम्टम है कि जब भी आप उस बच्चे के इस एरिया को टच करेंगे, प्रेशर देंगे, तो पेशेंट को पेन होगा। तो ये 4 से 5 चीज़ें जो है ये ज़ाहिर कर रही हैं कि इस बच्चे को ऑस्गुट स्केलेटल डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये अलामात थी। अब जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर डायग्नोस करने के लिए कुछ मेजर्स करता है। डायग्नोस कैसे करेंगे, ये आप घर में भी कर सकते हैं। ज़्यादातर डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल होती है। क्लिनिकल मीन कि पेशेंट को देखा और डायग्नोस कर दिया, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे तो डायग्नोस कर दिया। अब डॉक्टर क्या करेगा? एक तो वो ये करेगा कि जब वो घुटने को बेंड करेगा, फुल रेंजेस में बेंड करेगा, तो यहाँ पर पुल पड़ने से ऑलरेडी यहाँ पर इंजरी है, तो पेशेंट को इधर पेन होगा। दूसरा, वो जब यहाँ पर फिंगर रख के दोनों हाथों से प्रेस करेगा, तो पेशेंट को पेन होगा। तीसरा, रेंज लिमिटेशन और मसल्स की जो है वो स्टिफनेस। इसके अलावा वो एक्सरे कर सकता है। एक्सरे में ये जगह बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, ये जगह नॉर्मल से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, एक पुलिंग इफेक्ट यहाँ पे होगा, एक बोनी लंप होगा यहाँ पे, बाहर को नज़र आएगा। तो ये चीज़ डायग्नोसिस के लिए ये मेजर्स ऑर्थोपेडिक सर्जन करता है। अब हम जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे। इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा आसान है, और अगर बोनी लंप बाहर निकला है तो वो मे भी कि रिजॉल्व ना हो, थ्रू आउट लाइफ रिजॉल्व ना हो, लेकिन ये है कि पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो जाती है। सबसे पहले तो ये करना है कि पेशेंट ने कंप्लीट बेड रेस्ट, अगर ये कंडीशन होगी तो बेड रेस्ट, और उसके अलावा यहाँ पर बैंडेज अप्लाई करना है, क्रेप बैंडेज के साथ बांध लें ताकि यहाँ पर मूवमेंट कम हो। मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मूवमेंट को कम करेंगे ताकि यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस और इन्फ्लेमेशन कम हो। दूसरा, आइसिंग करेंगे, टेप लगा लें पहले, या क्रेप बैंडेज लगा लें, और उसके बाद आइस जो है, बर्फ़ जो है, उसको कपड़े में लपेट के या किसी टॉवल में लपेट के यहाँ पर रखें और बर्फ़ की टकोर करें। बर्फ़ की टकोर करने से यहाँ पर इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस होगी, और रेस्ट, इसके साथ रेस्ट करना है। इसके अलावा जो पेन मेडिकेशंस हैं, डॉक्टर एडवाइस करेगा आइबुप्रोफेन वगैरह, नेप्रोक्सीन, एनसेड्स वगैरह, पेन किलर्स एडवाइस करेगा ताकि पेन कम हो और बच्चे की एक्टिविटी लिमिटेशन ज़्यादा ना हो। और इसके अलावा जब कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हो जाए और कंडीशन क्रॉनिक स्टेज में चली जाए, तो फिर फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट में क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, ठीक है, बैठ के घुटने के साथ थोड़ा सा वज़न डाल के घुटने को सीधा करना, चेयर पे बैठ के घुटने को सीधा ऊपर उठाना, हाँ, घुटने से नीचे जो टांग है उसको ऐसे ऊपर उठाना, फिर नीचे लेके आना, ठीक है। और एक घुटने के नीचे कोई भी टॉवल या कोई भी पिलो वगैरह रख दें और बच्चे को कहें इसके ऊपर प्रेस करें ताकि क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथिंग हो। ये सारी क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज हैं। सॉफ्ट टिश्यू वर्क यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू वर्क मतलब ट्रांसवर्स फ्रिक्शन, यहाँ पे फिंगर रख के ऐसे ट्रांसवर्सली उसको मूव करें, इससे कंडीशन बेहतर हो सकती है। तो यही सब कुछ था ऑस्गुट स्केलेटल डिजीज़ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंडीशन के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंडीशन के बारे में वीडियो बनाऊँ तो कमेंट्स में
لازمی مینشن کیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔